तो भैया ये भी जानना चाहूँगी, बाबा साहब में कितनी श्रद्धा रखते हैं आप? 101% नहीं, 1000 मैं ये करोड़। भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि 1001%, तो उनकी बातों को कितना मानते हैं? मैं करोड़ों %, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, कोटि कोटि कहते हैं ना, हमारे वहाँ शुद्ध हिंदी होती थी, कोटि कोटि। जी। जैसे इसलिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनके विचारों से, उनके संघर्ष से ही आज ये समाज इस लायक बना है। वही नहीं, भारतीय नारियां को भी, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो भारतीय नारियां जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी से रिलीजन से रही हूँ, तो उनको भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया था। भैया अभी जिस तरह से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करी कि उन्होंने संविधान लिखा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की, यहाँ पर हमने देखा कि नैनीताल का जो चौराहा है, मॉल रोड है, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की काफ़ी जी प्रतिमा लगी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अंबेडकर को कितना मानते हैं? नोट कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी भी जानता हूँ और पहाड़ी आदमी हूँ, और मैं खुद अच्छे से बिलोंग करता हूँ। बट मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट में ही DSB से पढ़ा लिखा हूँ, और नौकरी नहीं मिली। भारत की स्थिति है वो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रयास किया नहीं किया, क्या उसको मैं अपना व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन मेरा उत्तराखंड देवभूमि है, हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। हमारे वहाँ कोई ऊँच नहीं, कोई जाति नहीं। हाँ, कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि नीच छुआछूत, किसने कहा? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और आज है हम नैनीताल की खूबसूरत वादियों में। जी हाँ, अक्सर कहते हैं कि जन्नत कहीं है तो सिर्फ यहीं है, यहीं है। और आपने सुना भी होगा कि तालों में ताल नैनीताल। जी हाँ, ये गाना अक्सर नैनीताल के लिए गाया जाता है। और आप यहाँ का खूबसूरत जो मौसम है वो देख सकते हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर काफ़ी धूप थी और 1 मिनट के बाद ही मतलब मौसम में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि चारों तरफ से हमें कोहरा ही कोहरा देखने को मिला। और फिर 2-4 मिनट के बाद में फिर मौसम इतना सुहाना हो गया और काफ़ी तेज़ धूप हो गई। और उसका जीता जागता उदाहरण आप अभी देख सकते हैं। जिस तरह से देखिए आसमानों से जिस तरह से धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि धुआं उड़ के आ रहा है, लेकिन ये फोग है। और आप देखिए ये मंजर नैनीताल झील का बहुत ही खूबसूरत। और हमारे साथ में भैया है। भैया, इसकी विशेषता क्या है नैनीताल झील की? ऐसा कुछ नहीं है, पौराणिक जगह है, ऐसा नहीं है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 50,000 पर्यटक पर डे। पर डे? तो नहीं, मतलब सीजन होता है तब। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए कम से कम जब सीज़न चलता है यहाँ पर, पीक्स पे जब सीज़न होता है तो 50,000 लोग आते हैं। और मैं भी कई बार नैनीताल आ चुकी हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताऊँ, जो बोट का लुत्फ है वो मैं सेकंड टाइम उठा रही हूँ। एक बार मैं कॉलेज टाइम में आई थी, जब मेरा कॉलेज का ट्रिप आया था, और उसके बाद 2 बार और आई हुई हूँ फैमिली के साथ में। लेकिन उस समय हमने बोटिंग नहीं की थी, लेकिन सर ने बोटिंग की थी और भी बच्चे थे, लेकिन मुझे बाहर छोड़ दिया था ये कह के कि तुम पहले कर चुकी हो बोटिंग। लेकिन इस बार मैं और सर हैं साथ में, तो इस बार मैंने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और पूरा मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। और ये फ़ायदा उठाने का जो कारण मैं बता दूं, वो सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देख लिया है, पहले भी देख लिया, अब भी देख लिया। लेकिन मैं चाहती थी कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सारा प्यारे से व्यू का लुत्फ उठाए हमारे साथ में। तो मैं आपको देखिए दिखाती हूँ, और ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर मेरे साथ में भैया जी हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। भैया जी, जो ये नैनी झील है, इसकी जो गहराई है कितने फीट तक है? मैम, इसकी गहराई 120 फुट है और पौराणिक झील है, और इसके बारे में ज़्यादा डिफाइन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तो समय का बड़ा अभाव होता है। हाँ, नैनीताल जो है स्टेब्लिश है 6,500 फीट, कन्वर्ट करेंगे तो 1938 मीटर। और 1938 मीटर। 1938 मीटर, और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों के बीच में झील का होना, ये एक बहुत बड़ा पौराणिक ही मानिएगा, क्योंकि ये तो उत्तराखंड है, देवभूमि है। यहाँ पर 33 करोड़ देवताओं का साक्षात वास होता है। और सामने में देखिएगा माँ का मंदिर है, यहाँ पर पाषाण देवी का मंदिर है। यही नहीं, देखिएगा आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइएगा, उत्तराखंड का एक परिचय दे रहा हूँ आपको कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च साथ साथ में एक ही भूमि पर, जस्ट यू लुक बिहाइंड देन। तो लोगों में भाईचारा कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, एक पारिवारिक तरह। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता ना? ये धर्म परिवर्तन या धर्म की बात है, ये राजनीति पॉलिटिकल लोग करते हैं। हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, और वही धर्म, वही संप्रदाय के लोग भी वही करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए भैया ने जिस तरह से बताया कि बिल्कुल पास में एक ही जगह है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और लोगों में बहुत अच्छा भाईचारा, आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो भाई जी, ये भी जानना चाहूँगी, जो वोटिंग है इसका किराया कितना है?
मैम इसका किराया हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि इसका किराया जो होता है हम एक प्रोसीज होती है, आप जानते हैं। एक हमारी यूनियन होती है, यूनियन एक ऊपर से दबाव डालती है कि भाई ये कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप भी हमारे बारे में सोचिएगा। तो फिर इसका एक प्रपोजल होता है, बैलोज बनता है, नगर पालिका जाता है, फिर नगर पालिका अपने आप नहीं बनाती इसको, फिर उनके जो नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को जाते होंगे, तो वहाँ से भी जब उनको एक्साइज मिलती है तभी जाके इसके रेट बढ़ते हैं, ये होता है। तो अभी जो होता है बड़ा चक्कर का जो होता है 420 लेते हैं, छोटा चक्कर का 320 लेते हैं, और गारंटेड लेते हैं, गवर्नमेंट रेट है ये। तो देखिए भैया ने बताया, अभी आप जो ये पीछे टेंपल देख पा रहे हो, ये हाफ रूट होता है इसका, सर्कल जो लगता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ से हम बैठे हैं, तो हाफ का है 320 और जो फुल राउंड लगेगा आगे जाके उसका है 420। और ये सरकारी रेट है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे पास में जो जाकिट है, नगर पालिका परिषद नैनीताल है, और ये रेट वहीं से आता है। तो इसमें किसी तरह का कोई घालमेल नहीं होता, जो इनको निर्धारित रेट होता है उसी पर भैया यहाँ पर वोट चलाते हैं। और ये खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपये से लेकर शुरुआत होती है ठीक ठाक रूम की, और ऊपर तो कितना भी चला जाए, है ना भैया? काम के अनुसार, काम के अनुसार। हाँ, जब भीड़ बढ़ेगी तो जैसे कि आप अर्थशास्त्र को जानते हैं ना, कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। बस सीधी सी बात वो है। सिर्फ कुछ रेट यहाँ पर ऐसे हैं जो फिक्स है, बोट का, रिक्शे का, या आपके रोपवे का, जू का, यहाँ पर इसमें कोई रियायत नहीं होती। इसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करती है, बाकी का ये अपने वो जाना, हाँ वो अपने ऊपर रहता है। हाँ। और रोपवे कितनी दूर है यहाँ से भैया? रोपवे 1 किलोमीटर आगे जाके वो सामने में जाते हैं, स्नोपे करके एक पॉइंट बोलते हैं, वहाँ से वहाँ तक का स्टार्टिंग 1 किलोमीटर की रेंज होती है उसकी। 350 रुपये पर पर्सन लेते हैं लोग, आना जाना दोनों का। तो वहाँ पर एडवांस पार्क बना रखा है, वहाँ से व्यूज मिलते हैं, तो इसी बात का पैसा लेते हैं। तो रोपवे का 350 रुपये पर पर्सन है, और यहाँ से लमसम में 1-1.5 किलोमीटर है। भैया ने बताया और भी काफ़ी व्यू वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जिस तरह से वाटर में आपको फ़िश दिखाई दे रही होंगी, और काफ़ी सुंदर लग रही है। वैसे अभी जो लहरें हैं, लहरें आ रही हैं, तो उससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही होंगी। यहाँ पर कोई भैया बुद्धा मोनेस्ट्री है? हाँ बिल्कुल है। किस साइड में है? इस साइड में देख रहे हैं, देखिएगा। अच्छा, हाँ हाँ, वो ऊपर ये जो झंडे देख रहे हैं आपको, जी। क्योंकि ये शरणार्थी यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं तिब्बत से, तो भारत सरकार ने इनको यहीं का एक दर्जा दे रखा है। और ये लोग भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तिब्बती बाजार इनके नाम से यहाँ पर इनको दे दिया, भूटिया मार्केट बोलते हैं, नैना देवी के पीछे से। तो शरणार्थी का आप तो समझते हैं कि विशुद्धाय कुटुंबकम हमारा देश का एक सिद्धांत रहा है, वो हमेशा रहा है। तो देखिए भैया ने बताया यहाँ पे बुद्धा मोनेस्ट्री भी है। और जिस तरह से मैं चाहूँगी एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, उधर जो पंचशील के शायद झंडे लगे हुए हैं ना भैया, उधर पंचशील के झंडे लगे हुए हैं। और पीछे भैया ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर मार्केट के लिए भी जगह दी गई है इन लोगों को। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है वास्तव में, एक अलग ही सुखद अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर। क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ में, कई बार टेंशन इतनी हो जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं उस टेंशन से रिलीफ पाने के लिए ऐसी जगह आते हैं जहाँ की सुकून मिल सके और शांति से कुछ पल बिता सके। तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह ऐसे लोगों के लिए। खैर मुझे कोई टेंशन नहीं है, बता दूं आपको, कभी सोच रहे हो कि मुझे कोई टेंशन होगी। भैया एक चीज़ और जानना चाहूँगी, यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है कैसा है? मीन्स जैसे जाति व्यवस्था आपस में? नहीं देखिएगा, ये तो देखिए इस बारे में तो मैं डिबेट नहीं करूँगा। मैं डिबेट करता भी नहीं हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जाति वाली बात अलग मैटर है। हम इतना जानते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत में विविधता में एकता का देश होता है, और जाति को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों की एक आइडियोलॉजी बनी रहती है कि वो लोग थोड़ा सा इसका वो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, लगभग 0%। बिल्कुल। तो देखिए भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, ये जाति धर्म क्षेत्र ऊपर से उठकर, क्योंकि हर व्यक्ति जिस दिन ये सोचना शुरू कर देगा कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना बौद्ध हूँ, ना जैन हूँ, जिस दिन पहले उसने अपने आप को भारतीय स्वीकार कर लिया, तो शायद इस देश में जो तनाव की स्थिति कभी कभार बनती है कुछ लोगों की वजह से, वो बननी खत्म हो जाएगी। भैया जी, जिस तरह से हमने देखा आगे जाकर, क्योंकि लोगों से सुनते हुए अखबारों के माध्यम से कई बार खबरें आती है, और एक बार तो ऐसी खबर आई थी कि एक स्कूल की वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर एक मतलब अनुसूचित जाति से आने वाली जो महिला थी, तो जो अदर्स कम्युनिटी के जो बच्चे थे, कास्ट के बच्चे थे, हाई कास्ट के, उन्होंने उसका खाना खाने से मना कर दिया था। ये चंपावत जिले की बात है, ये बात लगभग मैंने भी अखबार में ही पढ़ी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये कहने की बातें होती हैं, क्योंकि अब मीडिया वहाँ से, उसके बाद कैमरा कहाँ से आ गया, स्कूल में तो कैमरा ले जाना नहीं होता है, तो ये कुछ अनगिनत बातें होती हैं। हो सकता है कोई ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर अनडेटेड रहते हैं, हो सकता है वो क्षेत्र वो हो सकता है, लेकिन देखिएगा आप मेरे बिहेव को नोट कर सकते हो कि मैं
बहुत अच्छे से अंग्रेजी भी जानता हूँ और पहाड़ी आदमी हूँ और मैं खुद अच्छे से बिलोंग करता हूँ। बट मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट में ही DSB से पढ़ा लिखा हूँ और नौकरी नहीं मिली। भारत की स्थिति है वो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रयास किया नहीं किया क्या उसको मैं अपना व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन मेरा उत्तराखंड देवभूमि है, हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। हमारे वहाँ कोई ऊँच नहीं, कोई जाति नहीं। हाँ, कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि नीच छुआछूत। किसने कहा? देखिएगा, भारत का संविधान होता है और संविधान में हमारे वहाँ पूरी व्यवस्थाएं रखी हैं। देखिए, पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल नहीं है वो, सब पूरा सामाजिक एक सोशल सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा संविधान बनाया है, उसमें न्यायपालिका होती है, विधायी होती है, संसद होता है, उसमें 2 सदन होते हैं। तो हमारे लिए क्या करना है वो सब तय करेगा। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की प्रारूप रेखा की समिति के अध्यक्ष रहे हैं या उन्होंने पूरे संविधान को बना रखा है, वही नहीं रखे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े एक से एक ज्योतिबा फुल्ला रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई है। हाँ, उस आवाज़ को जो शिक्षित वर्ग होता है वो समझता है। हाँ, कहीं पर हमारा देश सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी होता है, अंधविश्वास होता है, इसलिए हमारे देश में रूढ़िवादी है। और फिर इस रूढ़िवादी का जो मॉडर्नाइजेशन करते हैं या पॉलिटिकल थिंकर करते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां करते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। उनको धर्म के नाम पर बंटवारा करने के बाद, जाति के बाद अलगाववाद को लाकर, जैसे आप मणिपुर का घटना देखिएगा। अब हमारा इतना बड़ा देश है, भारत भूमि है, मणिपुर को देखिएगा, एक छोटा सा राज्य, पहाड़ी क्षेत्र, और वहाँ पर ये हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। अभी भी हो रहा, पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं। उसके बाद में नूह में भी हुआ भैया। हाँ, सब जगह में हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, ये इनका ब्रेन वॉश ये उन लोगों का करते हैं जो एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं, उस रूढ़ी समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तब वो ये भाईचारा, ये धर्म, ये राजनीति ये नहीं जान पाते। अगर वो किसी समाज में रहें, सोशल वर्क करें, समाज को इंडिविजुअली देखें, डीपली जाएं, एक मेहनत वाले के पास जाइएगा, एक पॉलिटिकल के पास जाइएगा, एक कर्मचारी के पास जाइएगा, एक लेडी कर्मचारी के पास जाए जो अपने नैतिक धर्मों को, अपने नैतिक कार्यों को पूरा करने के बाद भी सेम समाज सेवा कर रही है, या अपने किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो पूरा अपनी ईमानदारी से उस नीति को अपनाते हैं। बावजूद ये लोग रूढ़िवादी समाज है। अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, बाकी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। भैया, अभी जिस तरह से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करी कि उन्होंने संविधान लिखा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की, यहाँ पर हमने देखा कि नैनीताल का जो चौराहा है, मॉल रोड है, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की काफ़ी जी प्रतिमा लगी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अंबेडकर को कितना मानते हैं? देखिएगा, जिसने संविधान लिखा है, एक शिक्षक होता है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसका बच्चा देश का APJ अब्दुल कलाम एज ए साइंटिस्ट मिसाइल पुरुष बन सकते हैं। अब उसने तो ये नहीं देखा होगा कि मेरा गुरु जो होगा हिंदू रहा होगा या मेरा गुरु मुसलमान रहा होगा, ईसाई रहा होगा। तो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संविधान लिख दिया, आप ये दिखावा मात्र ये पॉलिटिकल लोग करते हैं ना, आप लोग पत्रकार भी तो ये सब करते हैं, आप तो बहस करवाते हैं ना बीच में, हिंदू मुसलमान ये आप ही तो लाते बीच में। आप ऐसे प्रश्न क्यों लाते हो? आप कभी एक शिक्षा के बारे में, कभी विद्यालय जाएगा, वहाँ उन बच्चों को बताइएगा ना कि देश की स्थिति क्या है। तो संविधान है ना, देश से पहले संविधान है। नहीं, वो जरूरी हो जाता है ना इन चीज़ों पर चर्चा करना, क्योंकि हम देखते हैं धरातल पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो सत्ताधारी पक्ष है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इस तरह से दिखाता है, हिंदू मुसलमान दलित करके जोड़ता है। जी, ये सब पॉलिटिकल पार्टियाँ करती है। इसको हो सकता है कांग्रेस करे, BJP करे या कोई अन्य राजनीतिक दल करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो शिक्षित समाज है, जो युवा वर्ग है, उसको सोचना चाहिए कि कौन वर्ग हमारे प्रति या हमारे समाज के प्रति। अब जब लहू का रंग लाल है, मुसलमान का अंगुली काटोगे तो लाल ही रंग निकलेगा, या ठाकुर का काटो या SC का काटो, OBC का काटो, खून तो एक ही है ना। तो भैया ये भी जानना चाहूँगी, बाबा साहब में कितनी श्रद्धा रखते हैं आप? 101% नहीं, 1000 करोड़ों %, क्योंकि उन्होंने ही सिखा रखे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, एक चीज। तो भैया ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि 1001%, तो उनकी बातों को कितना मानते हैं? मैं करोड़ों %, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, कोटि कोटि कहते हैं ना, हमारे वहाँ शुद्ध हिंदी होती थी, कोटि कोटि। जैसे भगवान के दर्शन में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो लाख लाख कहते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं। इसीलिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनके विचारों से, उनके संघर्ष से ही आज ये समाज इस लायक बना है। वही नहीं, भारतीय नारियां को भी, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो भारतीय नारियां जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय, किसी से रिलीजन से रही हूँ, तो उनको भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया था। उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसको आप नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं। देखिएगा, मैं अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा हूँ, संविधान को पढ़ा हूँ,
और बोर्ड चला रहा हूँ, देखिएगा, इसीलिए मैं आपसे बहस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, देखिए जहाँ तर्क होता है वहाँ वितर्क भी होता है, हाँ। ये आप भी जानते हैं। अब कभी उन्होंने तर्क दिया होगा तो कभी वितर्क भी दिया होगा, लेकिन ठीक है, उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणं गच्छामि। उनको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं आया, क्योंकि उनको लगा न कहीं ये वर्ग जो होता है अपने ही वर्ग के लोगों को आगे प्रोत्साहित करता है या आगे बढ़ने की इजाज़त देता है, जबकि ये तबका, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अन्य तबका हो, जो दलित हो, जो भी हो, उनको न करने की वजह से तो उनके एक दिल को ठेस पहुंची होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बताते हैं कि उन्होंने अंत में आपका बौद्धिज्म को ही क्यों न अपनाया। ऐसा तो नहीं है, सम्राट अशोक ने भी तो बौद्ध को अपनाया था। कलिंग विजय जब की थी तो उसके मन में भी हृदयघात हुआ था, उसने कहा था कि ये अत्याचार पाप हैं, क्योंकि तो भारतीय समाज है, रूढ़िवादी समाज है, आप समझ सकते हैं। भैया, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने सन 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और उसके बाद में ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ में, जो उनके अनुयायी थे, नागपुर की धरती में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और तब उन्होंने साफ साफ ये कहा था अपने लोगों से कि जो कहीं ना कहीं आज लोगों पर अत्याचार शोषण होता है उसका कारण है सीधा सीधा धर्म और धर्म ग्रंथ, इसलिए उन्होंने बुद्ध का मार्ग दिया। तो इन बातों से क्या लगता है और क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं 1935 की आप बात कर रहे थे, तो 1935 में भारतीय एक्ट बना था, आप अगर इतिहास को मानते हैं तो ये दौर ऐसा था कि वहाँ पर सम्मेलन हुआ करते थे, गोलमेज हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन हुए हैं, वो तो लास्ट की बात है, 1942 की है, सविनय अवज्ञा हुआ है। तो जो हमारे भारतीय तंत्र के मजबूत पर्सन हुआ करते होंगे तो उनसे उनका मतभेद था, मनभेद नहीं था। भैया, जिस तरह से उन्होंने महाड़ आंदोलन किया था, उस समय देखते थे कि जहाँ से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे लेकिन इंसान नहीं पी सकते थे, खासकर जो बहुजन समाज के लोग थे। देखिएगा, इसके बारे में आपका बाबा साहेब का पूरा जीवन पढ़ना पड़ेगा जी। कि छुआछूत था और पकड़ा अस्पृश्यता थी, ये इतिहास बताता है। और सोशोलॉजी के आप स्टूडेंट रहे हों तो उनमें आज भी उन शब्दों का प्रयोग उन किताबों में आज भी लिखा हुआ है कि इन जातियों को किस वर्ग से या किस भाषाओं से इनको हम जाने। तो ये छुआछूत कौन करता था? आप देखिएगा, हमारे वहाँ मनुवादी व्यवस्था ज़्यादा है ना, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। मनुवादी कौन है? ये मनुवादी वो लोग हैं जो वो लोग कौन से? तंत्र को नहीं मानते हैं। देवी देवता नहीं होता है सर, इंसान का तो सबसे बड़ा ये दिल होता है, जहाँ से व्हील पावर निकलती है, जिसके लिए आप अच्छा करोगे ना तो डू गुड बी गुड। कोई देवी देवता नहीं होता है। आप किसी भी, आप देखिएगा कुरान में क्या लिखा है। भैया, ये भी जानना चाहूंगी, जो बाबा साहब का धर्म छोड़ने का डिसीजन था वो सही था या गलत था? मैम, उनके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से नहीं है, वो उनका तर्क था, मेरा तर्क तो नहीं है। आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है, आपने जब इतना पूरे जीवन में आपने संघर्ष किया, इतना आप देश का संविधान लिख दिया, तो आपके साथ कोई ऐसी भी मजदूरी रही होगी तो आपको मजबूरन छोड़ना होगा। अपना मसीहा नहीं मानता सर, पूरा देश का मसीहा है वो, पूरे देश का। अगर आप परम पूज्य बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हो तो क्या लगता है नहीं है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मतलब बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, तो उन लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कहा भारतीय लोकतंत्र है, एडवांस है, क्या था क्या नहीं था वो इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब होता है इति, ऐसा हुआ, हाश खत्म हो गया, जो था खत्म हो चुका। नया भारत है, नया भारत की बात नहीं, खत्म कहाँ हुआ? जातिवाद तो आज भी है ना भारत में। मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मेरे उत्तराखंड में नहीं है। हाँ, मैं आपने अभी एक स्कूल का उदाहरण दिया था, तो आपको मैं ये बता दूं कि उस स्कूल में उस महिला का 80 के लिए स्वर्णों का भात न खाना, चावल न बनना, तो वहाँ वीडियो किसने बना? सीधी सी बात ये। लेकिन अभी जिस तरह से हमने अल्मोड़ा में भी काफ़ी लोगों से बात करी, साफ साफ लोग कहते नजर आए कि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे को अपने घर में नहीं बुलाते, मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं। ऐसा है, मैं तो उस जगह पे रहता हूँ, मैं पूरा 80 बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ। सीधी सी बात यह है, ठाकुर ब्राह्मण भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और कभी उनके साथ हमारा ऐसा कोई भी ऐसा संबंध नहीं रहा, आज भी है। क्यों रहेंगे चुप? क्यों चुप रहेंगे हम? अगर बाय द वे सुनिए, मेरी जाति, अगर आपके साथ में जाति अत्याचार नहीं होता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके किसी भाई के साथ में अत्याचार होता है तो क्या तब भी आप उनका साथ देंगे? होता है ना, अत्याचार तो अत्याचार होता है, वो चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, किसी भी जाति के लिए हो, किसी भी वर्ग के लिए हो। तो अत्याचार सहना उससे बहुत बड़ा पापी इंसान होता है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर जब आप पाप करोगे नहीं तो पापी कहाँ से कहलाओगे? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म अपने लिए नहीं छोड़ा, बल्कि आप सबके लिए छोड़ा था। लेकिन क्या बात है कि आप ही उस धर्म को नहीं छोड़ पा रहे जिसको बाबा साहब ने छोड़ा? नहीं, गलत बात है। बाबा साहब ने कोई धर्म नहीं छोड़ा है। बाबा साहब ने धर्म छोड़ा। हिंदू, अब हिंदू किसे कहते हैं ये बताइए पहले। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू सनातन धर्म है, सदियों से चला आ रहा है, ये हिंदू धर्म है। ये सनातन तो अब कहने लगे ना लोग। नहीं, आप क्यों है ना, और हिंदू एक फारसी का शब्द है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जी सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को जो है देखिए हम अपने पैरों में नहीं बैठने सर, देते। दो शब्द हैं, हिंदू और हिंदुत्व। समझ लो मेरी बात को। अच्छा भैया, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जो लोग आज जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिएगा, वही बाबा साहेब का संविधान है, उन्हीं का न्यायपालिका है, उन्हीं की कार्यपालिका है। वो हमारे सांसद लोग जो होते हैं ना, जिन प्रतिनिधियों को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उनका काम है ये कि भाई ऐसा कानून भी है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 300 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, आर्टिकल बने हैं। नहीं, मैंने कहा जो लोग जातीय व्यवस्था करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो होते हैं वो संकीर्ण विचारधारा के लोग होते होंगे कि वो अपनी दलगत राजनीति को यहाँ पर लाते होंगे, अपनी रोटियाँ सेकते होंगे। उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो अच्छा इंसान होगा वो कभी जातिगत बातें नहीं करेगा, वो कभी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेगा, वो तो विकास की बात करेगा। वोट किसको देते हो आप? देखिएगा, ये मेरा मत है। मुझे अच्छा लगा जो कैंडिडेट, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, मैं उसे वोट करूँगा। यहाँ पर दलितों की पार्टी कौन सी है? यहाँ पर कोई दलित पार्टी नहीं होती है। यहाँ पर दलित पार्टी का कोई, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि एक जो कांग्रेस वाले भी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं भाई हम, वो मैंने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं। कभी तो मोमडन भी उनके साथ चले जाते हैं कि वो मानते हैं कि नहीं ये हमारे मुस्लिम लीग हैं, और कभी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग है ही नहीं। अब इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ ना। अब देखिएगा, एक समय में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ उस जगह में मत जाइएगा। ये तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और यहाँ की कुछ विशेषता बताई उसके लिए भी। और देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ सोचकर मन में पीड़ा होती है और दुर्भाग्य इस भारत देश का, अगर मणिपुर में किसी व्यक्ति के साथ में घटना होती है और उसी के समाज के लोग अगर किसी दूसरे राज्य में होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते नज़र आते हैं क्या घटना हमारे साथ में हुई है, हमारे साथ में कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो समानता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब तक दूसरे की पीड़ा, क्योंकि वो भी आपके भाई बंधु हैं, उनकी पीड़ा को तब तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरह से क्रांति नहीं कर सकते और किसी भी तरह से बदलाव नहीं आ सकता। और जो अत्याचार शोषण की बात होती है, भेदभाव की बात होती है, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोग संगठित होकर आगे नहीं बढ़ेंगे।